नमस्कार दोस्तों, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अध्ययन कर लिया था। ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अध्ययन करने के बाद जो अगला टॉपिक अपना आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। कौन सा है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, जिसको शॉर्ट में कह देते हैं सीएफटी। सीएफटी। अब देखो, बीबीटी में कुछ कमियां पाई गई, इसलिए सीएफटी दिया गया। मैंने आपको बीबीटी की कमियां बताई थी, एक बार फिर बता रहा हूं। देखो, बीबीटी की एक कमी ये थी कि चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या बीबीटी नहीं कर पाया। बीबीटी ने केवल इतना बताया था कि एगमित इलेक्ट्रॉन होने पर यौगिक अनुचुंबकीय होगा और एगमित इलेक्ट्रॉन नहीं होने पर प्रतिचुंबकीय होगा, लेकिन उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा ये बीबीटी ने नहीं बताया था। दूसरा, बीबीटी में रंगों की व्याख्या नहीं की गई थी कि संकुल यौगिक का रंग कैसा होगा, कलर कैसा होगा, इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई थी। तीसरा, बीबीटी में केंद्रीय धातु परमाणु को ज्यादा महत्व दिया गया बजाय लिगेंड के। मतलब ये माना गया कि सब कुछ केंद्रीय धातु परमाणु करता है, लिगेंड को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। चौथा, यानी कि बीबीटी में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड का स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया था कि कौन सी प्रबल क्षेत्र लिगेंड होंगी, कौन सी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होंगी, इसके बारे में कोई स्पष्ट विवेदन बीबीटी में नहीं किया गया। तो ये बहुत सारी कमी पाई गई और इन कमियों के सुधार के लिए यहाँ पर एक नया सिद्धांत लेके आए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको शॉर्ट में कह देते हैं सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये सिद्धांत किसने दिया था? बेथे नामक वैज्ञानिक। ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रहा हूं। पहला बिंदु यह है कि यहां पर सीएफटी में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड माना, यानी कि वैद्युत संयोजक बॉन्ड माना था। पूर्णतः वैद्युत संयोजक बॉन्ड बंद, यानी कि कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड माना था। और बीबीटी में कौन सा बॉन्ड माना था? उप सह संयोजक, यानी कि सह संयोजक बॉन्ड माना था। लेकिन सीएफटी में इसको आयनिक बॉन्ड माना। दूसरी चीज, लिगेंड को यहां या तो वो ऋणावेशित होगी या द्विध्रुव के रूप में उदासीन अणु होगा। ठीक है। या तो वो बिंदु आवेश होगा ऋणावेश के रूप में, या अगर वो उदासीन है तो द्विध्रुव के रूप में पाई जाएगी लिगेंड। ठीक है। और केंद्रीय धातु परमाणु को बिंदु धनावेश माना, मतलब उसको क्या माना था? धनावेश। और धनावेश और ऋणावेश के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड। तो यहां पर सीएफटी में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड की कल्पना की। उसके बाद एक चीज और बताई यहां कि जब केंद्रीय धातु परमाणु विलगित अवस्था में होता है, अकेला होता है, तो उसके जो 5 डी कक्षक हैं वो एक साथ पाए जाते हैं, उनकी ऊर्जाएं एक समान होती हैं, उनको हम समभ्रंश या डीजनरेट डी कक्षक कहते हैं। ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं बराबर होती हैं उनको हम डीजनरेट या समभ्रंश कक्षक कहते हैं। तो विलगित केंद्रीय धातु परमाणु के जो आंतरिक या बाह्य कोश के जो डी कक्षक हैं 5, उनकी ऊर्जाएं बराबर होती हैं। लेकिन जब केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड चारों ओर से घेरती हैं और एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाती हैं, तो वो समभ्रंशता समाप्त हो जाती है। मतलब जिन 5 डी कक्षकों की ऊर्जाएं जो बराबर थी, अब वो बराबर नहीं रह पाती है। बराबर क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि लिगेंड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म और केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। किस किस के बीच में? क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के आंतरिक डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हैं,
इधर लिगेंड में लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। अब यहां पर प्रतिकर्षण होता है असमान रूप से। कुछ डी कक्षक ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं और कुछ डी कक्षक कम प्रतिकर्षित होते हैं। अब देखिए, हम डी कक्षकों को दो भागों में बांट सकते हैं। 5 डी कक्षक हैं। एक तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। टोटल कितने कक्षक हो गए? 5। इनमें से ये जो 3 कक्षक मैं आपको बता रहा हूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनकी उपस्थिति अक्षों के मध्य में होती है। जबकि ये 2 डी कक्षक हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनकी उपस्थिति अक्षों के ऊपर होती है। अब देखिए, लिगेंड यदि अक्षों के ऊपर व्यवस्थित है तो ये जो डी कक्षक हैं, इनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं और इन कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। और यदि लिगेंड की उपस्थिति अक्षों के मध्य में है तो मध्य में होने पर कक्षों के मध्य में पाए जाने वाले जो 3 डी कक्षक हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं और इनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। अब ये डिपेंड करेगा ज्यामिति के ऊपर कि लिगेंड अक्षों के बीच में स्थित है या अक्षों के ऊपर स्थित है। ठीक है, उसी आधार पर इन कक्षकों की ऊर्जा बढ़ या घट सकती है। देखो, 3 कक्षकों का जो सेट है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जो अक्षों के बीच में है, इनको कहते हैं हम T2G कक्षक। कौन से? T2G कक्षक। और जो अक्षों के ऊपर जो 2 डी कक्षक उपस्थित हैं, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनको कहते हैं EG कक्षक। ठीक है, तो जो CFT क्या मानती है कि जब अकेला विलगित केंद्रीय धातु परमाणु होता है तो इन 5 कक्षकों की ऊर्जाएं बराबर होती हैं, इनको हम समभ्रंश डी कक्षक कहते हैं। लेकिन जब एक निश्चित ज्यामिति में लिगेंड उसको चारों ओर से घेर लेती है और एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाती है, तो इन 5 डी कक्षकों की जो अपभ्रंशता है वो समाप्त हो जाती है, यानी कि ऊर्जाएं अलग अलग हो जाती है, क्योंकि इनमें ये दोनों समूह असमान रूप से प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा ज्यामिति के ऊपर। और ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं, मतलब T2G और EG कक्षक अलग अलग हो जाते हैं, असमान ऊर्जा वाले 2 भागों में बढ़ जाते हैं, जिसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र का मतलब है एक तरह से आयनिक क्षेत्र। जो लिगेंड का आयनिक क्षेत्र केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर आरोपित हो रहा है, उसके कारण उसके 5 डी कक्षक 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक तो 3 कक्षकों का समूह बन जाता है और एक 2 कक्षकों का समूह बन जाता है। इसको कहते हैं हम क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। क्या कहेंगे? क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। मतलब डी कक्षकों का 2 समूहों में बंटना, T2G और EG में, ये क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। और ये डिपेंड करता है ज्यामिति पर कि T2G की ऊर्जा ज्यादा होगी या EG की ज्यादा होगी, ये उसकी ज्यामिति पर निर्भर करता है। इसलिए हम 2 भागों में, ज्यामिति को 2 भागों में बांट के इसका अध्ययन करेंगे, पहले अष्टफलकीय ज्यामिति में और फिर चतुष्फलकीय ज्यामिति में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम अष्टफलकीय ज्यामिति में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। कौन सी ज्यामिति में? अष्टफलकीय ज्यामिति में। देखिए, अष्टफलकीय ज्यामिति में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। अब देखिए, पहले तो ये समझिए कि अष्टफलकीय ज्यामिति में जो लिगेंड होती हैं वो एक्सिस के ऊपर, अक्षों के ऊपर स्थित होती हैं। क्योंकि देखो, अष्टफलकीय ज्यामिति इस तरह की होती है। ये अष्टफलकीय ज्यामिति, यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु और कितने लिगेंड होती हैं? 6। अब देखो, इसमें ये सब एक दूसरे के 90 पर होते हैं। ठीक है, ये इसके 90 पर है, ये इसके 90 पर है। ठीक है, तो 90 डिग्री के पर होती हैं, तो इसको एक अक्ष माना जा सकता है, इसको 1 और इसको 1। ठीक है, तो कुल मिला के जो लिगेंड हैं वो अक्षों के ऊपर स्थित हैं।
ठीक है। अष्टफलकीय जो ज्यामिति होती है उसमें लिगेंड अक्षों के ऊपर व्यवस्थित हो जाती है। अतः जो केंद्रीय धातु परमाणु के अक्षों पर उपस्थित जो T2G कक्षक सॉरी Eg कक्षक हैं वो ज्यादा प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं और उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। और जो Eg कक्षक हैं सॉरी T2G कक्षक हैं जो अक्षों के बीच में हैं उनकी ऊर्जा कम रह जाती है। तो इस तरह से दो अलग अलग ऊर्जाओं वाले कक्षकों में यहां विभेदन हो जाता है। समझिए, देखिए, जैसे ये 5 समभ्रंश डी कक्षक हैं, समभ्रंश डी कक्षक जिनकी ऊर्जाएं क्या है, समान है, समभ्रंश डी कक्षक हैं। अब देखिए, जैसे ही लिगेंड आरोपित हुई चारों ओर एक निश्चित ज्यामिति में, अष्टफलकीय ज्यामिति में लिगेंड जब व्यवस्थित हो गई तो ये दो भागों में बटेगा। कितने भागों में बटेगा? दो भागों में। अब देखो, अक्षों के ऊपर है तो Eg कक्षक जो अक्षों के ऊपर उपस्थित हैं दो, उनमें ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। मतलब Eg कक्षकों का समूह ऊपर चला जाएगा और जो T2G 3 कक्षक हैं उनकी ऊर्जा कम रह जाएगी और वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया T2G और ये हो गया Eg। ठीक है, इन दोनों कक्षकों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है उसको कहेंगे हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसको हम यहाँ डेल्टा O से प्रदर्शित करेंगे। O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का मतलब है अष्टफलकीय, तो इसको क्या कहेंगे? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक है, ये लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर लिगेंड प्रबल है तो ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा और ये इन दोनों T2G और Eg के कक्षकों के बीच में दूरी ज्यादा होगी। और अगर लिगेंड दुर्बल है तो ये विपाटन कम होगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? डेल्टा O को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अष्टफलकीय ज्यामिति में। अब देखिए, इसमें एक चीज और यहां ध्यान रखनी है, डेल्टा O यहां हम दो भागों में बांट सकते हैं। ऊपर वाला होगा 3/5 डेल्टा O यानी कि 0.6 डेल्टा O और नीचे वाला 2.5 डेल्टा O यानी कि 0.4 डेल्टा O। ठीक है, इस तरह से ये 5 जो समभ्रंश डी कक्षक हैं वो कितने भागों में बट गए? दो भागों में बट गए, उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षक और निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक, यानी कि इसी को ही हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और ये किसके कारण हुआ है? लिगेंड का जो असममित क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित हुआ है, उसके कारण ये विपाटन हुआ है। क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो असमान बल अनुभव कर रहे हैं। Eg कक्षक जो अक्षों के ऊपर स्थित हैं उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षित हो रहे हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा ज्यादा हो गई। और T2G कक्षक जो अक्षों के बीच में स्थित हैं वो कम प्रतिकर्षण बल अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा कम रह गई। और इन दोनों कक्षकों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है उसको हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अगर वितरण देखें हम दोनों के मध्य कि T2G और Eg में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो वो दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करते हैं। एक तो पहली प्रकार की ऊर्जा है डेल्टा O, जिसको कह रहे हैं हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और एक है युग्मन ऊर्जा, पेयर एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले से एक कक्षक में उपस्थित है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन